नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसी खास जानकारियां लाते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा आसान हो सके। अपने इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं 4 सेगमेंट, जिनमें शामिल है मंत्रालय से, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन चारों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी विशेष जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट मंत्रालय से के साथ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रसायनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति अब बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इसीलिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों, किस तरीके से आप जैविक खेती को अपना सकते हैं? कैसे जैविक खेती से आप जो है अच्छी फसलों का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं? आइए तमाम जानकारियां हासिल करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया से। जैविक खेती में सबसे पहले हम बीज से शुरुआत करते हैं। बीज का उपचार भी जैविक विधि से गोबर की खाद या गौमूत्र इत्यादि से उसमें नीम की वो मिलाकर किया जाता है और जैविक पद्धति से तैयार बीज का ही इस्तेमाल करें किसान भाई। उसके बाद जो खरपतवार नियंत्रण है तो उसमें खरपतवार नाशी का रसायन का इस्तेमाल नहीं करना है और उसको चाहे हाथ से निकालें, निदाई करें, लाइन में बोएं तो आसानी रहेगा खरपतवार निकालने में। इसके बाद जहाँ तक खाद का सवाल है तो खाद में जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर है, गोबर की खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट है, केचुए की खाद जिसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, और हरी खाद का भी इस्तेमाल करते हैं किसान भाई इसमें, जिसमें सनई, ढैंचा, मूंग, लोबिया इस तरह का फसल लगाई जाती है। और अभी वर्तमान में समय भी चल रहा है, किसान भाई इस समय लगा सकते हैं हरी खाद। और हरी खाद को 40 से 60 दिन में पलट देते हैं उसी में, तो जो जीवाणु है वो उसको सड़ा देते हैं और खाद में बदल देते हैं। इस तरह से जैविक खेती की जा सकती है। और जो जैव उर्वरक हैं जो कि वो भी जैविक होते हैं, जो कि राइजोबियम है, जैसे जो दलहनी फसलों में राइजोबियम का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई। अनाज वाली फसलें हैं तो एजेटोबैक्टर का इस्तेमाल होता है। तिलहन वाली फसलें हैं तो उसमें सल्फर सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया का यूज़ होता है और फॉस्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया का फॉस्फोरस के लिए इस्तेमाल होता है। और किसान भाई इसके अलावा फसल चक्र अपनाएं, जिससे कि जैविक खेती का एक प्रमुख आधार होता है। और इसके अलावा जो जल्दी बुआई कर दें, अर्ली सोइंग में कीट व्याधि थोड़ा कम आता है, प्रिकॉशन लें। और अगर फिर भी आता है तो नीम खली या फिर नीम का पेस्टिसाइड स्प्रे बनाकर उस पर स्प्रे करें, उससे नियंत्रण होगा। और इसको अगर बचाव के रूप में करेंगे, पहले से ही कर लेंगे बीमारी या कीट व्याधि आने के पहले, तो ज़्यादा लाभदायक होता है और यह नुकसान भी नहीं करता है। और सरकार द्वारा भी काफ़ी योजनाएं चलाई गई इस जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत चलाई गई, और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यह अभी वर्तमान में चल रही है। काफ़ी अच्छी योजना है वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनिक के क्षेत्र में। और जैविक खेती में क्या होता है किसान भाइयों, जैसे अगर हम आज जैविक खेती करने का निश्चय लेते हैं तो उसमें फिर रजिस्ट्रेशन कराना होता है बोर्ड के सामने, और वो रजिस्ट्रेशन में फिर वह यह बंधन रहता है कि 3 साल तक आप कोई भी रसायन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 3 साल बाद फिर जैविक का प्रमाण पत्र मिलता है। और जहाँ तक शुरुआत का है तो किसान भाइयों मैं यह कहना चाहूँगा कि आप अपने घर से ही शुरुआत करें, अपने परिवार के लायक भोजन जैविक हो जाए ऐसा प्रयास करें। कम से कम अपने परिवार को अच्छा भोजन खिला पाएँ, जैविक भोजन खिला पाएँ। उसके बाद अगर हमें डिमांड आता है, यहाँ पर मैं युवा जो किसान हैं उनको आह्वान करना चाहूँगा कि वो और डिमांड, उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग करें। अगर फिर और कोई आता है तो उसको बढ़ाएं, एग्री बिजनेस में अपनाएं इस जैविक खेती को। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि इंजीनियर्स और दूसरे फील्ड के जो लोग हैं, युवा हैं, वह आईटी क्षेत्र के वहाँ आगे आ रहे हैं जैविक उसमें करने के लिए। तो हम जब वही काम कर रहे हैं, हम जैविक में काम कर रहे हैं और हम किसान हैं, तो हम उस क्षेत्र में क्यों नहीं आगे काम कर रहे हैं? हमें करना चाहिए। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट विज्ञान और किसान।
किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, खुले खेत में अगर आप फसलों की खेती करते हैं तो न केवल फसलों को मौसम की मार सहनी पड़ती है, बल्कि रोगों और कीटों का प्रकोप भी उनमें बढ़ जाता है। वहीं काम आती है पॉली हाउस में खेती। अगर आप पॉली हाउस में खेती करते हैं तो न केवल आप उनमें आसानी से बेमौसमी सब्जियां उगा सकते हैं, बल्कि आसानी से फूलों की खेती भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कीटों और रोगों के प्रकोप से भी फसल को बचाया जा सकता है। तो कैसे करनी है पॉली हाउस में खेती, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए। बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी, बल्कि लागत भी कम आएगी। पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है, इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती। टमाटर में रोपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है, इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसलों की भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, कृषि स्टार्टअप कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष जानकारी, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे सफल किसान से जो कि कर रहे हैं एकीकृत खेती। तो किस तरीके से आप भी एकीकृत खेती कर सकते हैं, इसके क्या लाभ हैं और इससे किस तरीके से आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, आइए तमाम बातें जानें हमारे आज के किसान से। एकीकृत कृषि प्रणाली का सीधा सा मतलब है कि पारंपरिक खेती के साथ साथ कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे पशुपालन, मछली पालन है। किसान अगर ऐसा कर पाते हैं तो खेती को आर्थिक रूप से सफल तो बनाया ही जा सकता है। किसानों की आय बढ़ने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। हमारे देश के कई किसान भाई हैं जिन्होंने एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती कर रहे हैं, लाभ भी कमा रहे हैं। आज बात एक ऐसे ही सफल किसान की, राव परिवार की, जो राहुरी अहमदनगर महाराष्ट्र के रहने वाले कृषि भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। इनके पिता पारंपरिक खेती किया करते थे, बाद में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खेती करने लगे, लेकिन रासायनों के ज्यादा इस्तेमाल से फसल खराब होने लगी। साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता पर भी काफी असर पड़ा। ऐसे में रासायनिक खेती इनके लिए एक चिंता का विषय बन गया। कृषि विश्वविद्यालय के संपर्क में आकर इन्होंने पाया कि एकीकृत कृषि प्रणाली अभी के समय में सबसे अच्छा और लाभदायक खेती में किया जाने वाला अभ्यास है।
वे अलग अलग फसलों जैसे दलहन, तिलहन, सब्जियों के साथ साथ गौ पालन भी करने लगे, जिससे इन्होंने अलग व्यवसाय भी किया। एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर इन्होंने न सिर्फ अच्छा उत्पादन हासिल किया, बल्कि लागत में भी कमी आई और आमदनी भी बढ़ गई। पवार ने अन्य किसान भाइयों को भी रासायनिक खेती छोड़कर एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम काफ़ी किसान भाइयों को बोले कि आप ये टाइप की ज़मीन में ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करना ही योग्य है। ऑर्गेनिक करने लगे तो उत्पादन में घट आएगी और रासायनिक करे तो ज़मीन खराब हो जाती है। इसके वास्ते कई ऑर्गेनिक, कई रासायनिक और कई सेंद्रीय तीनों मिला के ऐसे का खेती हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। वो करने के टाइम हम हमारे जो खेत है, खेत को नियोजन कर दिया, कितना फसल लेना है, कौन सा टाइम पे लेना है, ताकि हमारी ज़मीन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और हमारा जो लागत है वो भी कमती होगी और हमारा जो नफ़ा है, फ़ायदा है, तो उसको बढ़ावा मिले। अभी जब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने लगे तो हमारा अभी कार्बन 0.5-0.6 के करीब आ गया और उत्पादन में भी बढ़ाव हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, एकात्मिक खेती पद्धति में क्रॉप रोटेशन हमेशा हम लेते हैं। क्रॉप रोटेशन लेने से क्या होता है, एक फसल की निविष्ठा जो होती है, जो शेष भाग रहते हैं दूसरे फसल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो फिर कम कॉस्ट में हम अलग जो नेक्स्ट फसल है वो हम लेने लगे। खाली प्लेन खेती करने से फ़ायदा नहीं होगा, हम इसको जो पूरक व्यवसाय है वो व्यवसाय भी स्टार्ट कर दिए, जैसे कि गौ पालन हो, जैसे कि शेली मेंढी पालन हो, और दूसरे जो है दलहन तिलहन की क्रॉप लेने लगे, ताकि हमारा कुटुंब का निर्भर इसके ऊपर ही डिपेंड है। बाद में हम कुछ सब्जियां लेने लगे, ओनियन का और तृणधान्य, कड़धान्य। ये टाइम तो पीएम साहब ने बोला ये कड़धान्य तृणधान्य का ईयर है, उसमें तो हम पहले से ही समाविष्ट है, लेकिन वो जोर से करने लगे। तो इसके ये सब जोड़ धंधे और अलग अलग पिक करने से एक फसल में कम ज़्यादा हो गया तो अनाज जो दूसरा फसल है वो उसको कवर कर लेता है। ये सिस्टम से हम जब खेती करने लगे तो फिर वो सिस्टम में जैसा गौ पालन है, इसके वास्ते हमको चारा पिक लेना पड़ा, फिर उसमें नेपियर ले लिया, कोई लूसन घास ले लिया, और जो हमारा जो गेहूँ लेते हैं, गेहूँ का जो ट्रैश होता है यानी जो पत्ते होते हैं वो भूसा, जो हम चना लेते हैं चना का भूसा वो काऊ के लिए डालते हैं, फिर उससे गोबर भी मिलता है, स्लरी भी मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो जो एनपीके के वो भी कम होती है, और दूध बेच के पैसा भी मिलता है। हमारा कुटुंब का निर्भर इसके ऊपर चल सकता है। हम गन्ना लगाते हैं, गन्ने में जब पानी देते हैं और पानी देने के बाद जब वापसा में आते हैं तब थोड़ा वीड आता है ऊपर, तो हम जब सिर्फ गन्ने में डालते हैं, जैसा कि लेबर लोग, औरतें लोग जो वीडिंग करते हैं, इसके बगैर हम हमारे सिप से वीडिंग करते हैं, वो काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। मलमूत्र भी अंदर ज़मीन में जाता है, वीडिंग का भी काम होता है। हमारा गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ड्रिप को सब्सिडी देती है, गोडाउन को सब्सिडी देती है, और रासायनिक खतों को सब्सिडी देती है। सभी के लिए हेल्प करती है, बैंक मदद करती है। वो हेल्प से इतना काम हम कम कर सकते हैं, तो हमारा युवा पीढ़ी के दूसरे जगह कम दामत के लिए भागने के बगैर खुद के प्रॉपर्टी में काम करे, तो आपको जो बाहर जाने के बगैर अपने खेती पे ही अच्छे दिन आ सकते हैं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे, और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कृष्णा यादव जी से, जिन्हें पिकल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। आज से कई वर्षों पहले कृष्णा जी ने अचार बनाने का काम शुरू किया था, जिसे आज की भाषा में स्टार्टअप कहा जाता है। कृष्णा जी ने न केवल देश बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कमाया है, और उनके साथ कई महिलाओं ने जुड़कर
अचार बनाने के गुण भी सीखे हैं और साथ ही साथ खेती किसानी के क्षेत्र में किस तरीके से अपना नाम कमाया जा सकता है ये भी सीखा है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पिकल क्वीन से। महिला उद्यमियों के लिए रास्ते यूं भी बहुत कठिन होते हैं और यदि उन्हें पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में काम करना पड़े तो सफलता पाना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि एक गांव में जन्मी निरक्षर महिला पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में दस्तक देती है और अपनी लगन, कड़ी मेहनत और जुनून के कारण कामयाबी की एक नई इबारत लिखती है, तो जाहिर है ऐसी महिला के बारे में हर कोई जानना चाहेगा। हिम्मत, हौसले और मुसीबतों की एक लंबी सड़क पर चलते हुए महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की एक अद्भुत मिसाल पेश करने वाली ऐसी ही एक महिला है कृष्णा यादव। कृष्णा यादव एक बेमिसाल एंटरप्रेन्योर हैं। आप इन्हें पिकल क्वीन भी कह सकते हैं। ये 152 किस्मों का अचार बनाती हैं। इनके द्वारा तैयार अचार का स्वाद जहां लोगों को लुभाता है, वहीं ये जानने पर भी मजबूर करता है कि कैसे एक गरीब और निरक्षर कृष्णा यादव एक बिजनेस टाइकून बन गई। कृष्णा यादव की कामयाबी का ये सफर यकीनन आसान नहीं था। एक लंबे संघर्ष, जद्दोजहद और परेशानियों को पार करके कृष्णा यादव ने ये मुकाम हासिल किया है। मेरे को खेती का काम पूरा आता था, तो हमने फार्म हाउस ले लिया। उसमें खेती क्यारी, मतलब खूब खेत था और रहने के लिए जगह थी, एक कमरा बना था, तो उसमें हम रहने लगे। तो उसमें हम सब्जियों को जैसे उगाते थे, तो उस समय पे सब्जियों का दाम हमारा जैसे कि 50 पैसे 1 रुपये किलो, उस समय पे ऐसा दाम मिलता था। जब सब्जियों के भाव गिर गए तो किसान की लागत भी नहीं होती। लेकिन हमने उस समय पे भी हिम्मत नहीं हारी। हम कहने लगे, मैंने कि भाई इसमें जो मतलब खेती से जैसे पैदा हो रहा है, तो हम कभी कभी मैंने जिद करके एक टीवी लगवाया छोटा सा, कि आप टीवी लगाओ और बच्चों को थोड़ी जानकारी मिलेगी, हमें थोड़ी जानकारी मिलेगी। तो हम जैसे शाम को बैठ जाते थे देखने, तो हम कृषि दर्शन में दूरदर्शन का प्रोग्राम देख रहे थे। तो उसमें दूरदर्शन में प्रोग्राम जो आते हैं, जो कृषि दर्शन दिखाते हैं, उसमें किसानों का बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो उसमें हमने क्या जानकारी ली कि जैसे किसानों को बोल रहे हैं भाई ये साग सब्जियों का कुछ बन जाता है, तो मतलब किसानों को ये सब्जी ऐसे उगाओ, सब्जियों पे वो बता रहे, सब्जियों पे ऐसे उगाओ, इतनी पैदा होगी, वो होगी, इस तरह से बता रहे। तो मैं कहने लगी, मैंने कि इसका कहीं जैसे सब्जी तो उगा ली हमने, लेकिन इसका अचार मुरब्बा या कुछ बनता हो सब्जियों का, जैसे कुछ बनाते हैं हम, इतने अचार खाते हैं दादी के हाथ का, माँ के हाथ का। तो मैंने कि हम भी इस तरह से बना सकते हैं, शुरू कर सकते हैं अपना, सब्जी भी वेस्ट ना जाएंगी हमारी। तो जब हमने इस तरह से सोचा, तो हमारे जो फार्म के एक कर्नल साहब है, वो कहने लगे कि इस सब्जियों में मुझे जानकारी है, मैं आपको कृषि विज्ञान केंद्र लेके चलूँगा, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा की मदद से कृष्णा यादव ने 2001 में 3 महीने का वैल्यू एडिशन और खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण ने कृष्णा यादव के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जैसे कि अचार की ट्रेनिंग हमने कृषि विज्ञान केंद्र उजवा है, यहाँ से अचार की ट्रेनिंग ली। एक पूसा संस्थान से हमने MU साइन करके, जैसे कि हमारे ड्रिंक बनाते हैं, ये जूस, जैसे जूस बनाते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसे डायरेक्ट पीने वाला जूस हमने पूसा संस्थान से इसका MU साइन करके इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। जैसे कि हमारी सोया नट होती है, बच्चे खाते हैं, भून के देते हैं, उसमें प्रोटीन बताते हैं बहुत ज़्यादा होता है। एक उद्यमी बनने की उनके अंदर जो प्रतिभा थी, वो इस प्रशिक्षण के दौरान उभर कर सामने आने लगी। उन्होंने अपनी सब्जियों और फलों में वैल्यू एडिशन करने का फैसला किया। कृष्णा यादव ने 100 किलोग्राम करौंदा और 5 किलोग्राम मिर्च का अचार बनाया। इसमें उन्हें 3000 रुपए का निवेश करना पड़ा, लेकिन अभी मंजिल दूर थी और फिर धीरे धीरे गरीबी, मुफलिसी, लाचारी की रात का अंधेरा छंटने लगा और विकास, खुशहाली और तरक्की के नए नए रास्ते खुलने लगे। कृष्णा पिकल्स आज देश भर में 50 से ज्यादा दुकानों में उपलब्ध है। छोटी छोटी कोशिशें कैसे बड़ी सफलताओं में बदल सकती हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है कृष्णा यादव।
अपने समर्पण भाव से काम करने वाली कृष्णा यादव ने यकीनन कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है। एक ऐसी मिसाल जो दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं पुरुष प्रधान इस समाज के सामने ये साबित करेगी कि महिलाएं किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं। महिला सशक्तिकरण और कामयाबी की एक मिसाल बन चुकी कृष्णा यादव दूसरी महिलाओं और लोगों को यही संदेश देती हैं कि रुकना नहीं है, अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहना है, एक नई सोच के साथ, एक नए मकसद के साथ। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट में आज हम खास तौर से जानकारियां लेके आए हैं महिलाओं के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं अब हर एक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं, प्रगति के पथ को छू रही हैं। तो खेती किसानी भी एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां महिलाओं ने एक नया मुकाम हासिल किया है। पशुपालन के क्षेत्र में तो युगों से महिलाएं काम करती आ रही हैं, लेकिन अब खेतों को भी महिलाएं संभालने लगी हैं और वहीं दूसरी ओर समूह बनाकर भी कुछ ऐसे स्टार्टअप शुरू कर चुकी हैं जहां पर वो न केवल अपनी आमदनी को बढ़ा रही हैं बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल भी बन रही हैं। तो क्या है कृषि सखी, इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं हमारे कार्यक्रम के इस भाग में। ग्रामीण भारत के हृदय में एक मूक क्रांति जड़ें जमा रही है। स्थायी कृषि परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति कृषि सखियों से मिले। ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। ये कृषि के भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानी है। कृषि सखी SRLM द्वारा पहचाने गए गांव की महिला है। उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती हैं। कृषि सखियां, जिनमें से अधिकांश किसान स्वयं बेहतर समझते हैं और अपने दोस्तों, परिवारों, गांव को अधिक भरोसेमंद तरीके से समझाने में लाभप्रद स्थिति में है। कृषि सखियां सिर्फ कृषि मार्गदर्शक नहीं हैं, वे किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, सामुदायिक संसाधन हैं और जागरूकता पैदा करने वाले हैं, जो प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए अनुसंधान संस्थानों के नवाचार को जमीनी स्तर से जोड़ रही हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय KVK SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान को क्षेत्र प्रदर्शनों और एक्सपोजर विजिट्स द्वारा पूरक किया जाता है। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाणीकरण उस ज्ञान का प्रमाण है जो अन्य किसानों को प्रदान किया जा सकता है। प्रमाणित कृषि सखियां किसानों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए पैरा विस्तार कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन बन जाती हैं और किसानों, KVK, कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।
कृषि पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल विविधता, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा पर ज्ञान से सुसज्जित। वे अपने गांव में टिकाऊ खेती की रीढ़ बन जाती हैं। कृषि सखियां NMNF, जैव संसाधन केंद्र, PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसानों को इन पहलों के लाभों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। परिवर्तन के क्षेत्र में कृषि सखियां प्रगति के बीज हैं, जो टिकाऊ कृषि के भविष्य का पोषण करती हैं। ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर एक बार फिर से आप देख सकते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम को और तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
समाचार, बदलते भारत की शान।